हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट हमारा पुर्तगाल का चैप्टर द एंड हो गया। कल हमने उसका पतन तक सब कर लिया। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं डच इन इंडिया, यानी कि भारत में डचों का आगमन और उनका विस्तार कैसे हुआ। तो शुरुआत कहाँ से होती है? जब 1498 में वास्को द गामा के भारत आने के बाद सारी यूरोपियन देशों को भारत के मसाले, रेशम, सूती कपड़ों और व्यापार में भारी लाभ दिखाई देने लगा। उस समय सबसे पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहे थे। उनकी सफलता देखकर आपका जो आज का नीदरलैंड है, जो आज का आपका क्या है, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड, वहाँ के व्यापारी भी भारत आने का निर्णय करते हैं। और यहीं से आपकी स्थापना किसकी होती है? वीओसी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना होती है। कब होती है? 1602 में स्थापना होती है इनकी। कब होती है डचों की स्थापना? इनकी स्थापना होती है 20 मार्च 1602 को। डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब वीओसी जो आपकी वेरेंडे ओस्ट्रिजे कंपनीज है, इसको हम बोलते हैं, कल भी हमने किया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि संयुक्त डच पूर्वी भारत कंपनी। डच भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? वेरेंडे ओस्ट्रिजे कंपनीज। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा, कल भी मैंने आपको करवाया था कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है आपका, देख लो लिखा हुआ होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो मैंने लिखा था, ये रहा, वेरेंगनिडे ओस्ट इनसे कंपांगनी। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी का पूरा नाम है। कल हमने ये अच्छे से देखा था कि इसका पूरा नाम क्या है। तो जो आपकी ये वीओसी है, ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है। वीओसी क्या है? ये दुनिया की पहली ये कंपनी कौन सी है? वीओसी ये है आपकी दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कंपनी, जिसका नाम क्या है? वेरेंगनिडे ओस्टिंडिस्चे कंपनी। ठीक है, दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है। इसे युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने और सिक्के चलाने के अधिकार मिले थे। इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था? मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डच कौन थे। डच लोग नीदरलैंड यानी कि आज जो हॉलैंड है, नीदरलैंड है जो आपका आज का हॉलैंड है, इसके निवासी थे। और 16वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने समुद्री व्यापार में तेजी से प्रगति की। इनका उद्देश्य क्या था? मसालों का व्यापार करना, अधिक लाभ कमाना और पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। वीओसी की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 1602 को हुई। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में कहते हैं संयुक्त डच पूर्वी भारत कंपनी। और हिंदी में उसको डच भाषा में क्या कहते हैं? वेरेंडे ओस्टिंडिसे कंपनी। ठीक है, नीदरलैंड सरकार द्वारा ये बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जो आपकी नीदरलैंड की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बनाई गई थी। और इसे लगभग एक सरकारी संस्था जैसी ही शक्तियाँ दी गई थी कि एक गवर्नमेंट बॉडी है ये। फिर देखिए भारत में इनका आगमन कब होता है? भारत में इनका आगमन होता है आपके 1605 में। इस चीज़ को समझो, ये हमारा भारत है। ये जब 1602 में आए तो यहाँ इंडोनेशिया के एरिया में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से अब एक चीज़ देखो, वैसे तो ये लोग यहीं से समुद्र रास्ते से आए थे, पर ये कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया से ये वापस ऐसे घूम के तो आने वाले नहीं थे पश्चिमी तट पे, तो इन्होंने क्या किया? ये पूर्वी तट पर ही आ गए। और ये भारत कब पहुँचे? 1605 में। कहाँ पर? जो आपका आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है, जिसको हम मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ये आए यहाँ पर 1605 में। यहाँ पर आके इन्होंने
इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, जैसे फिर भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ अपना किया, जैसे आपका, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और फिर हम बनाते हैं। जैसे देखो भाई, ये आपके यहाँ पहुँचे मसूलीपट्टनम में पहुँचे। ठीक है, नागापट्टनम, फिर आपका पुलिकट हो गया, फिर आपका जैसे यहाँ चिनसूरा हो गया। सूरत में, सूरत यहाँ नहीं है ना, सूरत थोड़ा सा नीचे ही है, सूरत है यहाँ पे। सूरत पहुँचे, कोचीन केरल पहुँचे, यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ कहाँ? कोचीन में, कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। आपके यहाँ पे कासिम बाजार में, बंगाल में ही कासिम बाजार है जो आपका यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, पुलिकट भाई तमिलनाडु में है। यहाँ पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, मसूलीपट्टनम में करी। ठीक है, यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच क्या खरीदते थे? डचों को हमारा वस्त्र काफ़ी पसंद था, मसालों से भी ज़्यादा, क्योंकि मसालों की तो इनकी जो चीज़ थी वो इंडोनेशिया पूरी कर रहा था, मसालों की चीज़ें। तो अब इनको जब ये वापस अपने हॉलैंड जाते तो लोग कहते कि क्या आप कपड़ा लेके आए हो? तो इनको फिर हुआ कि भारत में ऐसा कौन सा कपड़ा मिलता है, इसलिए ये भारत में सूती कपड़ा, रेशम, नील, और फिर मसालों पे तो आना ही था, जैसे शोरा हो गया, मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई, इन चीज़ों पे आ गई है। तो देखिए, इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो VOC का प्राप्त अधिकार क्या था? इन्होंने युद्ध करना, संधि करना, किले बनाए, सेना रखी, सिक्के चलाए, उपनिवेश स्थापित किया, न्याय दिया। ठीक है, यही कारण था कि VOC केवल व्यापारिक कंपनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति भी बनकर उभरी। भारत आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, मेन तो था आपका कपड़ा, रेशम, मसाले तो बाद की चीज़ थी, पहले इनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इन वस्तुओं का यूरोप में सबसे अत्यधिक मूल्य मिलता था। भारत में पहला डच व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आपका मसूलीपट्टनम, जो 1605 में था, जो आपके आंध्र प्रदेश के तट पर है। यहीं से भारत में डच व्यापार की शुरुआत हुई, यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। ठीक है, उसके बाद ये पुलिकट को इन्होंने क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया कुछ वर्षों के बाद, जो आपके तमिलनाडु में है। देखो, मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत। यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ था आपका चिनसूरा। यहाँ क्या था? इस एरिया में था आपका कासिम बाजार। यहाँ पे इन्होंने अपने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो देखिए, पुलिकट का महत्व क्या था? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ गोदाम, किला, जहाज निर्माण, वस्त्र व्यापार था। काफ़ी समय तक यहीं भारत में डचों की राजधानी बना के रखा। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि डचों का आगमन कब हुआ? 1605 में। VOC की स्थापना कब हुई? 1602 में। VOC का पूरा नाम क्या? वेरेंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? मसूलीपट्टनम था। भारत का मुख्यालय इनका कौन सा था? पुलिकट था। मुख्य उद्देश्य क्या था? मसालों का व्यापार प्लस कपड़ा। और क्या था? प्लस कपड़ा था इनका मुख्य उद्देश्य। फिर देखिए क्या होता है, ये इनका जहाज़ था, ये इनका सिंबल था भाई। ठीक है, ये इनका फ्लैग, और ये पुलिकट का तो किला जो इन्होंने बनाया था। भारत में डचों की फैक्ट्रियाँ कहाँ थी? मसूलीपट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट तमिलनाडु, नागापट्टनम तमिलनाडु, सूरत गुजरात, चिनसूरा है, ये चिंडूरा नहीं है, चिनसूरा वेस्ट बंगाल, कासिम बाजार आपका वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, बालासोर उड़ीसा, कोचीन केरल, ये थे इनके मुख्य केंद्र और फैक्ट्रियाँ। मुख्य केंद्र तो नहीं कह सकते, मुख्य केंद्र तो इनका यही था आपका
पुलिकट, ये सारी क्या थी, इनकी फैक्ट्रियां थी। डचों का मुख्य व्यापार कैसे होता था? भारत से खरीदते थे ये सूती वस्त्र। क्या खरीदते थे भारत से? सूती वस्त्र, रेशम, नील, शोरा, अफीम, काली मिर्च और यूरोप में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते थे। भारत में डचों की नीति क्या थी? भारत में डचों की नीति अंग्रेजों से अलग थी। वे भारत में बड़े साम्राज्य की बजाय सिर्फ व्यापार पर अधिक ध्यान देते थे। इनका सबसे अधिक ध्यान इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलक्का, इनके मसालों के व्यापार पर अपना कब्जा करना था और इसी कारण भारत में उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं किया। तो देखिए, हमने ये चीज़ अभी की है कि भारत में डचों की फैक्ट्री की स्थापना कब कब कहाँ कहाँ हुई। तो मसूलीपट्टनम में कब हुई? आपके 1605 में हुई। पुलिकट जो तमिलनाडु में 1609 में हुई। नागापट्टनम में 1610 में हुई। सूरत में 1616 में। चिनसुरा में 1625 में। कासिम बाजार 1625। पटना 1628। बालासोर 1633। कोचीन 1663 ऐसे हुई। यहाँ पे कब कब हुई भाई? मसूलीपट्टनम याद करो, मसूलीपट्टनम 1605, फिर उससे नीचे पुलिकट है तो 1609, पुलिकट से नीचे नागापट्टनम है 1610, फिर ये सरक गए सूरत 1616 में, फिर ये सरक गए पश्चिमी बंगाल 1625, फिर पश्चिमी बंगाल में 1625 में रहे कासिम बाजार, फिर ये पश्चिमी बंगाल से बिहार की साइड सरके 3 साल बाद 1628 में पटना में शोरा के लिए स्पेशल, फिर ओडिशा बालासोर 1633, कोचीन 1663। अब देखिए विशेषता क्या थी? भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? आपकी मसूलीपट्टनम की थी 1605। पुलिकट क्या था? डचों का मुख्यालय था, सबसे बड़ा केंद्र था। नागापट्टनम क्या था? महत्वपूर्ण बंदरगाह थी और व्यापारिक केंद्र था। आपका सूरत पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था इनका। बंगाल चिनसुरा रेशम व्यापार का केंद्र था। कासिम बाजार रेशम और वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपका बिहार था वो शोरा के लिए प्रसिद्ध था। बालासोर समुद्र व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण था और कोचीन पुर्तगालियों से लेकर डचों ने व्यापार किया। कब कब्जा किया? 1663 में, और पूरी तरह कब्जा कर लिया था भाई। आपके 1683 में कंप्लीट ही कब्जा कर लिया था श्रीलंका पे तो इन्होंने। फिर देखिए पुलिकट को मुख्यालय क्यों बनाया गया? क्या रीज़न था पुलिकट का इनको मुख्यालय बनाने का? जो ये स्थान है, ये तो हमें पता है कोचीन बहुत सुंदर एरिया, पुलिकट बहुत सुंदर एरिया है प्राकृतिक नेचुरल रूप से। यहाँ पे गहरे जल वाला बंदरगाह था, बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। जो आपका कोरोमंडल है, चोलमंडल नहीं, कोरोमंडल, जो आपका कोरोमंडल है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से वस्त्र उत्पादन का ये क्या था? प्रमुख केंद्र था। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक समुद्री मार्ग सुगम था, तभी तो इन्होंने ईस्टर्न एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया। आसपास के क्षेत्रों में सूती वस्त्र, नील, चावल आदि की भरपूर मात्रा थी। भारत में डचों का प्रमुख व्यापार क्या था? कपास के कपड़े यानी कि सूती वस्त्र, रेशम, नील, शोरा बारूद बनाने में उपयोगी होता है, अफीम, काली मिर्च, लौंग, जायफल, इलायची, ठीक है, चावल, दालचीनी और चीनी था भाई। भारत में डचों की नीति क्या थी? डचों का मुख्य ध्यान व्यापार पर था, राज्य पर नहीं था। भारत में उन्होंने बड़े राजनीतिक विस्तार की कोशिश कभी की ही नहीं। उनका मुख्य केंद्र इंडोनेशिया था, जैसे आपका जावा, सुमात्रा, बांद्रा द्वीप हो गया, यहाँ पे ये मसालों का व्यापार करते थे। भारत उनके लिए केवल व्यापार का एक साधन था। याद क्या रखना है कि वीओसी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक शक्ति भी थी, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी। भारत में डचों का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? पुर्तगाली था। देखो भाई, डचों ने समुद्री शक्ति के बल पर कई स्थानों से पुर्तगालियों को हरा दिया था, जैसे श्रीलंका पर नियंत्रण किया। यहाँ इन्होंने क्या किया था? अगर हम प्रतिद्वंदी की बात करें, ये कैसे था? क्योंकि इन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया पुर्तगालियों को हटाकर, मलक्का पर कब्जा किया इन्होंने, यहाँ पे भी पुर्तगाली थे। कोचीन में पुर्तगालियों को हराया 1663 में, यहाँ पे कब्जा किया, ठीक है। डचों का उद्देश्य क्या था? डचों का उद्देश्य था अधिकतम लाभ और सुरक्षित समुद्री व्यापार करना, मसाला व्यापार पर अधिकार करना। अब देखिए आगे, भारतीय शासकों से प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं कौन सी थी इनकी? अगर हम बात करें कि पहले ना, इसको करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं।
हम यही देखते हैं कि इनका पहले पुर्तगालियों के साथ क्या रोला था भाई, क्या लड़ाई थी पुर्तगालियों के साथ। देखो 1498 में पुर्तगाली आए भाई भारत पे, धीरे धीरे हिंद महासागर पे अपना कब्जा कर लिया। वो गोवा, कोचीन, मलक्का, श्रीलंका और मसाला द्वीप जैसे इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली। लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1602 में डचों ने क्या सोचा कि अगर मसालों के व्यापार में इतना लाभ हो रहा है तो यह व्यापार केवल पुर्तगालियों के हाथ में क्यों रहे। इसी उद्देश्य से क्या बनाई गई, 1602 में आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। संघर्ष क्यों हुआ इनके बीच में, दोनों देशों का लक्ष्य एक ही था, पुर्तगाल का भी वही था, डचों का भी वही था कि मसालों के व्यापार पर कब्जा करना, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना और बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार करना। यही कारण था कि दोनों के बीच लगातार समुद्री युद्ध होने लगे थे। जैसे सबसे पहले इनकी टक्कर कहाँ होती है, मसाला द्वीपों पे टक्कर होती है इनकी, ठीक है। डचों ने सबसे पहले कहाँ किया, इंडोनेशिया पर कब्जा किया, सबसे पहले इंडोनेशिया पे कब्जा किया, इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक क्षेत्रों पे हमला शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों के कई व्यापारिक केंद्र छीन लिए इंडोनेशिया से और यहीं से पुर्तगालियों का व्यापार कमजोर हो गया। फिर 1641 में डचों ने मलक्का पर कब्जा कर लिया। कब किया, 1641 में मलक्का पर कब्जा किया इन्होंने। कब किया, 1641 में किया मलक्का पर कब्जा। मलक्का क्या था, हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। मलक्का खोने के बाद पुर्तगालियों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। फिर तीसरा, इन्होंने 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, जिसको हम सिलोन के नाम से भी जानते थे। यहाँ पे कब्जा कर लिया। श्रीलंका में क्या होता था, श्रीलंका में ये दालचीनी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, सिनेमन, जिसको हम सिनेमन बोलते हैं, श्रीलंका की बहुत फेमस है। डचों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और एट लास्ट 1658 तक पुर्तगालियों को श्रीलंका से बाहर कर दिया। अब दालचीनी का व्यापार भी डचों के हाथ में आ गया। फिर इनकी एंट्री कहाँ होती है, भारत के वेस्टर्न कोस्टल पे होती है, यानी कि पश्चिमी तट पर होती है। और 1663 में इन्होंने किस पर कब्जा किया, 1663 में इन्होंने कोचीन पर कब्जा किया। कब कब्जा किया, 1663 में, जो पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत धीरे धीरे कम हो गया। डचों ने मलक्का पर कब्जा किया, श्रीलंका से पुर्तगालियों को बाहर निकाला, कोचीन पर अधिकार किया और मसालों के व्यापार में बड़ी बढ़त हासिल की। वहीं आपके पुर्तगाली सिर्फ गोवा, दमन, दीव जैसे कुछ क्षेत्रों में रह गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 1602 में हम देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1641 में डचों ने मलक्का पर कब्जा किया, 58 में श्रीलंका में और 63 में कोचीन पर डचों का अधिकार हो गया। फिर बात आती है कि भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारतीय शासकों से प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं कौन सी थी इनकी, ठीक है, कि भारतीय शासकों के साथ कैसा था। डचों का भारत में मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या था, व्यापार था। इसलिए उन्होंने शुरुआत में भारतीय शासकों से युद्ध करने की बजाय उनसे व्यापार की अनुमति लेने की नीति अपनाई थी। क्या होता है, 1605 में जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद डचों ने वहाँ के जो स्थानीय राजा थे और नवाब थे उनसे व्यापार की अनुमति मांगी भाई। उन्होंने दक्षिण भारत के शासकों से समझौते भी किए और जैसे आपका मसूलीपट्टनम हो गया, पुलिकट हो गया, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, और पुलिकट में 1609 में हो गया था। यहाँ पे किया, यहाँ इन एरिया में सबसे पहले 1605 में यहाँ किया, 1609 में यहाँ लिया, 1610 में यहाँ परमिशन ली इन्होंने, ठीक है, कहाँ, नागापट्टनम में। फिर कुछ वर्षों तक उनका भारतीय शासकों से संबंध काफ़ी नॉर्मल रहा। फिर ये व्यापार से हस्तक्षेप करने लगे। जैसे जैसे डचों का भी व्यापार बढ़ा, वे भी कुछ क्षेत्रीय जो क्षेत्र थे, हमारे स्थानीय क्षेत्र थे, वहाँ की राजनीति में दखल देने लगे थे और इससे कई भारतीय शासकों के साथ इनके संबंध खराब हुए। जैसे इनके संबंध भारतीय शासकों के साथ खराब कहाँ कहाँ हुए, इस चीज़ को भी समझ लो। भारतीय शासकों के साथ इनके संबंध खराब हुए 1741 में, जैसे आपका हुआ
कोलचोल का युद्ध, कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध हुआ कब हुआ? 1741 में। किसका युद्ध हुआ? कोलाचेल का युद्ध हुआ। ये डच और भारतीय शासकों के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। क्या होता है भाई, जो आपका ये केरल का एरिया है, ये केरल का एरिया, यहाँ पर थे, यहाँ पर है आपका कोलाचेल, यही था कोलाचेल। यहाँ पे इस कोलाचेल, यहाँ शासक कौन था? यहाँ पे शासक था आपका मार्तंड वर्मा। कौन था? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा क्या था? यहाँ पर शासक था उस टाइम कोलाचेल में। यहाँ पे क्या हुआ, डच नहीं चाहते थे कि त्रावणकोर, जो आज का त्रावणकोर है ना, इसी को कोलाचल बोलते थे। त्रावणकोर लिख लो साथ में, याद रह जाएगा। डच नहीं चाह रहे थे कि भाई त्रावणकोर इतना शक्तिशाली बने, क्योंकि इससे उनके व्यापार को खतरा था। तो इन्होंने क्या किया, 1741 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया और 1741 में कोलाचेल के युद्ध में मार्तंड वर्मा ने इनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। ये जीत गया था और डच हार गए थे इस युद्ध में। ठीक है, डच जो सेनापति था, डच का यहाँ पे सेनापति कौन था? डच का यहाँ पे सेनापति था आपका यूस्टियस डी लेनाय करके था कोई, यूस्टियस, हाँ शायद यही था, यूस्टियस, हाँ यूस्टियस ही था, डी लेनॉय। ये यहाँ का क्या था? सेनापति था। बाद में मार्तंड वर्मा ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्होंने त्रावणकोर की सेना को आधुनिक यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया। किन्होंने किया था? आपके यूस्टियस डी लेनॉय ने किया था। ये युद्ध इतना महत्व क्यों रखता है? क्योंकि ये एशिया में किसी भारतीय शासक द्वारा यूरोपीय शक्ति पर प्राप्त सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक विजयों में से एक मानी गई थी। इस हार के बाद दक्षिण भारत में डचों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया और डचों ने राजनीतिक विस्तार की बजाय व्यापार पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ था? 1605 में डच भारत आए, 1641 में कोलाचल का यानी कि त्रावणकोर का युद्ध हुआ। विजेता कौन थे? आपके त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। पराजित कौन हुए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। महत्व क्या हुआ? भारतीय शासक ने यूरोपीय शक्ति को हराया। क्यों हराया? क्योंकि डच आए तो व्यापार करने थे, लेकिन भारतीय राजनीति में दखल देने लगे थे। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है कि कोलाचल 1741 के युद्धों में डचों को किस भारतीय शासक ने हराया था? मार्तंड वर्मा ने हराया था, जो त्रावणकोर का राजा था। समझ में आ गया? तो देखिए, भारतीय शासकों से प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं क्या थी? भी भारतीय शासकों ने डचों को कारखाने, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। कई स्थानों पर टैक्स में छूट थी। व्यापार पर कोई रोक नहीं थी। स्वतंत्र रूप से व्यापार, गोदाम बनाने, माल भंडार की सुविधा दी और न्यायिक अधिकार, अपने कर्मचारियों के विवाद स्वयं सुलझाते थे। सिक्के चलाने की भी अनुमति इनको दे दी गई थी। इतना आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कहाँ कहाँ थी इनकी फैक्ट्री? सूरत में थी, कासिम बाजार में थी, पटना में थी, चिनसूरा में थी, मछलीपट्टनम हो गया, पुलिकट हो गया, नागापट्टनम हो गया, बालासोर हो गया, यहाँ थी इनकी, कोचीन में थी। ठीक है, यहाँ इनकी फैक्ट्रीज थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पुर्तगालियों पर डचों का प्रहार। पुर्तगालियों पर डचों का प्रहार हमने कंप्लीट समझा है कि कैसे कैसे प्रहार हुआ। कोचीन में कैसे किया इन्होंने, आपके इंडोनेशिया से कैसे खदेड़ा, फिर आपके श्रीलंका से कैसे खदेड़ा इनको, और फिर मलक्का से 1441 में फेंक दिया पुर्तगालियों को बाहर, श्रीलंका से 1658 में फेंका, 1663 में कोचीन पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए डचों ने एशिया में पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए कई बार उन पर आक्रमण किए, जैसे मलक्का पर 1641, आपके कोलंबो में कब हुआ था कोलंबो में, यानी कि श्रीलंका में 1658 में। 56 से 58 ही चला था भाई ये युद्ध, 56 से 58। ठीक है, 58 में कंप्लीट खाली करवा दिया था। फिर जैसे आपका कोचीन छीना 1663 में। ठीक है, श्रीलंका एवं कोरोमंडल तट पर पुर्तगालियों को हराकर डचों ने अपना व्यापार का विस्तार किया। और डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों को हटाकर एशिया के मसाला व्यापार पर अपना नियंत्रण करना। डच व्यापार की विशेषताएं क्या थी? इनकी नीति क्या थी? सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थी, राजनीतिक विस्तार करने का तो इन्होंने बाद में सोचा, और ये फिर मार्तंड वर्मा से मुँह की खाते हैं।
उन्होंने भारतीय शासकों से संधि कर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। इनका मुख्य ध्यान इंडोनेशिया, जैसे आपका जावा हो गया, सुमात्रा, मलक्का, यहाँ के मसाला व्यापार पर था। भारत में ये वस्त्र, मेनली तो ये वस्त्र के लिए आए थे, रेशम, शोरा, नील, मसाले आदि का व्यापार करते थे। फिर इसके बाद इनकी, डचों की, अंग्रेजों से भी भिड़त होती है, अंग्रेजों से भी भिड़त होगी भाई, इनकी कंपटीशन हो गया। 17वीं शताब्दी में भारत में दो बड़ी कंपनियां आई। 1602 में तो आपकी डच आए थे, 1602 में तो आपके कौन आए, डच आए। 1600 ईस्वी में क्या बन गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर पास हो गया था। शुरुआत में दोनों का उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों भारत के लाभदायक व्यापार पर अपना प्रभुत्व चाहते थे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग में दोनों कंपनियां अलग अलग स्थानों से व्यापार करती थी। डचों का मुख्य ध्यान मसालों पर था और अंग्रेजों का ध्यान किस पे था, सूती वस्त्र, रेशम, नील, चाय, यहाँ पे व्यापार बढ़ाना चाहते थे। तो कुछ समय बाद दोनों में सीधा युद्ध तो हुआ नहीं, बट फिर क्या होता है, जो 1757 का आपका प्लासी का युद्ध होता है, कब, 1757 में जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ, तो क्या होता है, इस युद्ध में आपके रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिशर्स थे आपके, ये रॉबर्ट क्लाइव, इसके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे ये क्या होता है भाई, ये जीत जाता है, इसने जीत हासिल की। और इस जीत के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल की अपार धन संपत्ति और संसाधन आ गए थे। डचों को क्या लगा कि यदि अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए तो भारत में हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देने का निर्णय लिया। और जब इन्होंने चुनौती दी अंग्रेजों को, तो यहाँ पर होता है आपका 1759 में बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध होता है। अब डच वर्सेस ब्रिटिशर्स, यहाँ पे ये युद्ध होता है। डचों ने अपने जहाज और सैनिकों को बंगाल भेजा ताकि अंग्रेजों की शक्ति को रोका जाए, लेकिन अंग्रेज पहले से ही रेडी थे कि आ जाओ, हम तुम्हें फोड़ेंगे। तो 1759 में बेदरा, जिसको हम बिदेरा भी बोल देते हैं, इसके युद्ध में अंग्रेजों और इनके बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और ये लोग काफ़ी बुरे तरीके से हारे और ये जीत गए। डचों को बहुत गंदे तरीके से हराया था। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ से भारत में डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। वे केवल सीमित व्यापार तक सीमित रह गए और अंग्रेज सबसे शक्तिशाली यूरोपियन शक्ति बन गए। आगे चलकर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी हराकर पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो देखो इनकी हार के कारण क्या थे, अंग्रेजों की एक तो मजबूत नौसेना थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा पैसा संसाधन हो गया था। डचों का मुख्य ध्यान इंडोनेशिया पे था, ईस्ट इंडीज़ पे था, भारत पर नहीं था। अंग्रेजों की बेहतर सैन्य रणनीति और संगठन थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी, और फिर 1759 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आया बेदरा का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरे तरीके से हराया था। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज भी भारत में मजबूत होने लगे थे। व्यापारिक हितों की टकराहट के कारण डच अंग्रेजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अंततः अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और डच पीछे छूटते गए। फिर डच व्यापार का स्वरूप कैसा था, भारत से ये क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या निर्यात करते थे, भारत से क्या एक्सपोर्ट होता था भाई, सूती वस्त्र, रेशम, शोरा, नील, अफीम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दाल, चीनी, चावल। और यूरोप अन्य देशों से क्या इंपोर्ट होता था, बदले में चांदी मुद्रा के रूप में, तांबा, सीसा, टीन, घोड़े, शराब और यूरोपीय वस्तुओं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डचों ने भारतीय शासकों से कर मुक्त व्यापार, गोदाम बनाने की अनुमति और सिक्के चलाने जैसी सुविधाएं प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, डच और पुर्तगाली संघर्ष तो हम कर चुके हैं, ठीक है, पर दोबारा देख लो। 1717 में इनका फिर संघर्ष होता है। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से ओलिव ज्यूज, जो ओलिव ब्रांच थी, यूरोप में लड़ाई की अनुमति प्राप्त की। कब की, 1717 में अंग्रेजों ने, यूरोप में भी तो एक चीज़ चल रही थी उस टाइम पे, भारत के साथ यूरोप में भी हलचल काफ़ी थी। तो 1717 ईस्वी में क्या हुआ था, पुर्तगालियों से इन्होंने ओलिव ब्रांच यानी कि ओलिव ज्यूज
यूरोप में लड़ाई की अनुमति प्राप्त की। किन्होंने की? अंग्रेजों ने की। 1720 और 74 के बीच में डचों ने श्रीलंका, बंगाल के अंग्रेजों को कई बार पीड़ित भी किया। 1759 में फिर बेदरा का युद्ध होता है और यहाँ पे डचों की शक्ति को भारी क्षति पहुँचती है। तो भारत में पुर्तगालियों की द्वीपों तक सीमित शक्ति को भी डचों ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया था पुर्तगालियों की। तो देखिए क्या होता है। 1602 में वीओसी की स्थापना होती है। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। 1609 में अपना मुख्यालय बनाते हैं। 1641 में मलक्का पर डचों का कब्जा हो गया पुर्तगालियों को हराकर। 1663 में इन्होंने कोचीन को अधीन कर लिया और 1759 में बेदरा के युद्ध में इनकी हार होती है और इनकी भारत से भी विदाई हो जाती है। तो भारत में डचों की नीति क्या रही? डचों की सिर्फ एक ही नीति थी कि लाभ कमाओ और व्यापार करो। वे क्षेत्रीय भूभाग पर अधिकार करने की बजाय व्यापार पर अधिक ध्यान देते थे। उन्होंने सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किया था। स्थानीय शासकों से मित्रता रखकर लाभ प्राप्त किया था। तो ये आपके वन लाइनर है कि वीओसी की स्थापना कब हुई, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहली फैक्ट्री कहाँ थी, डचों का मुख्यालय केंद्र कौन सा था, डचों का व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा। सिर्फ तटीय सीमाओं तक ही ये रह गए थे। ठीक है भाई, समझ में आया। आज हम करेंगे इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे इनका पतन कैसा हुआ, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका पतन करेंगे बाद में। अगर पतन अभी करना, पतन तो इनका वेदरा के युद्ध से ही हो गया था। इनका जो पतन था वो वेदरा के युद्ध से ही हो गया था। लास्ट वेदरा का ही युद्ध था जहाँ इनका पतन हो गया। ठीक है, अगर कहोगे तो मैं पतन को भी अभी करवा देती हूँ। वैसे ना 1799 में इनकी कंपनी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इन्होंने भारत आए, व्यापार किए, पुर्तगालियों को हराया, भारतीय शासकों को अंग्रेज़ों से हार गए और 1799 में ये लोग वापस चले गए थे। यहाँ पर इनकी कहानी समाप्त हो गई थी। ठीक है, बाकी इनके पतन का भी मैं आपको करवा देती हूँ भाई, लिखवाई देती हूँ। ठीक है, तो देखो डचों का पतन कैसे होता है। 17वीं शताब्दी में डच भारत की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक शक्तियों में से एक थे। अब हम बात किसकी करते हैं, अब आ जाते हैं, हम एक बार कर ही देते हैं, पतन ख़त्म करते हैं भाई हम इनका। ठीक है, आज अभी ख़त्म कर देते हैं, क्या नेक्स्ट लेक्चर की वेट करनी। तो देखिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ। 1602 में ये भारत आए। भारत तो 1605 में आए थे, बट ये ईस्ट एरिया में कब आ गए थे? 1602 में आ गए थे, जब ये डच भारत की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक शक्तियों में से एक बन गई थी। 17वीं शताब्दी में उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर मसालों के व्यापार पर काफ़ी हद तक अपना नियंत्रण कर लिया था, लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति भी कम होने लगी थी। भारत से अधिक इनका ध्यान कहाँ था? सबसे मेन रीज़न था भारत से ज़्यादा ध्यान इनका इंडोनेशिया पर था। कहाँ था? इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, डचों का सबसे अधिक लाभ आपके इंडो एशिया, जिसको हम ईस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, इसके मसाला व्यापार से होता था, इसलिए उन्होंने भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया पर अधिक ध्यान दिया और भारत में उनका प्रभाव घटने लगा। फिर दूसरा रीज़न क्या बना? 1757 का आपका प्लासी का युद्ध बना। सेकेंड रीज़न क्या बना था? अंग्रेजों का तेज़ी से उभरना। सेकेंड रीज़न क्या था? अंग्रेजों का तेजी से उभरना, ये रीज़न था दूसरा पतन का कारण। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को बंगाल से बहुत ज़्यादा धन और सोर्सेज मिल गए थे, संपत्ति मिल गई थी, सबसे ज़्यादा धन अंग्रेजों के पास था, सबसे बड़ी सेना थी, शक्तिशाली सेना थी, जिससे वो डचों से मजबूत बन गए थे। तीसरा रीज़न क्या था? बेदरा का युद्ध था। बेदरा का युद्ध जब 1759 में हुआ, ठीक है, डचों ने अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन 1759 में बेदरा के युद्ध में ये बुरी तरीके से हार गए और यहीं से भारत में डच शक्ति के पतन का सबसे कारण बना। फिर जैसे चौथा हम कह देंगे भारतीय शासकों से हार हुई भी इनकी। भारतीय शासकों से हार, जैसे आपकी 1741 में त्रावणकोर के राजा, यानी कि जो आपका कौन सा युद्ध था, वो कोलाचेल का युद्ध
हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, जो त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने इनको खदेड़ दिया था। फिर दूसरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन एट लास्ट कब होता है? लगातार युद्ध, भ्रष्टाचार, बढ़ते खर्च, घटते लाभ, यही मेन कारण थे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी। तो 1799 में ये लोग भारत से इनका समाप्त हो गया, वीओसी को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? भारत में डचों का राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया, वे केवल सीमित व्यापार तक सिमट गए। अंग्रेज भारत की सबसे शक्तिशाली यूरोपियन शक्ति बनी। डचों ने अपना मुख्य ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित किया। ठीक है, वैसे इनका फ्रांसीसियों से भी तो ज़्यादा, इनका ना फ्रांसीसियों से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बहुत फ्रांसीसियों के साथ इनका ज़्यादा नहीं हुआ। आप देखोगे, पढ़ोगे इनके बारे में, तो आप देखोगे कि फ्रांसीसियों के साथ इनका ज़्यादा नहीं बढ़ा था। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? फ्रांसीसी कंपनी बनी थी आपकी 1664 में। ये फ्रांसीसी थे, तब तक तो ये वहाँ पे हार गए थे, काफ़ी जगहों पर अपना कब्जा भी कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। जब 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अब फ्रांसिस भी भारत आ गई, एशिया के व्यापार में उतर गई। अब इनके बीच में भी थोड़ा बहुत तो कंपटीशन हुआ था, क्योंकि लक्ष्य तो सबके सेम थे, मसालों पर नियंत्रण, लाभदायक बंदरगाहों पर कब्जा, हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाना। तो इनकी डचों की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडोनेशिया से अपना कब्जा स्टार्ट किया, और फ्रांसीसी भारत में उस टाइम अपने केंद्र विकसित कर रहे थे, जिस टाइम ये ध्यान दे रहा था इंडोनेशिया पर। जैसे फ्रांसीसी कहाँ ध्यान दे रहे थे, जैसे आपका पांडिचेरी हो गया और चंद्रनगर हो गया, इनका ध्यान तो इस साइड था। लेकिन इनका ध्यान कहाँ था? इनका ध्यान था भाई, इनका ध्यान था आपके इंडोनेशिया पे, पूरा जावा, सुमात्रा, मलक्का, इन पे ध्यान था। इंडोनेशिया में डचों की बढ़त बढ़ती जा रही थी, उन्होंने फ्रांसीसियों को वहाँ अधिक प्रभाव जमाने ही नहीं दिया। जब ये जाना चाह रहे थे तो ज़्यादा जा नहीं पाए थे, तो भी इनकी ज़्यादा बढ़त आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देखोगे फ्रांसीसी, जैसे आपके विशेषकर हम बात करें जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले की, इनके नेतृत्व में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप होना स्टार्ट हुआ था डुप्ले के टाइम पे, गठबंधन के स्थानीय शासकों से। यहीं से फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जब आपके कर्नाटक के युद्ध हुए, यहीं से स्टार्ट हुए थे। तो फ्रांसीसी और डचों के बीच में कोई ऐसा निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि डच और अंग्रेज का तो आपको पता है, बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1741 में इस पे त्रावणकोर में युद्ध हुआ भाई, मार्तंड वर्मा ने इनको हराया था। पुर्तगालियों से तो खैर ये इंडोनेशिया में भी भिड़े हैं, श्रीलंका में भी भिड़े हैं, मलक्का में भी भिड़े हैं, कोचिन में भी भिड़े हैं। तो लेकिन इनका फ्रांसीसियों के साथ इतना कुछ वो नहीं हुआ था। तो अभी आप सोचोगे भी मैम फ्रांसीसियों का तो नहीं आया बीच में, तो इसी वजह से नहीं आया था। ठीक है, तो आज हमारा डच भी कंप्लीट हो गया। अब डच कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स की। ठीक है, काफ़ी लंबे लेक्चर चलेंगे ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि भाई 1608 से लेके 1947 तक जो हालात थे वो सब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स का। पर ब्रिटिशर्स से पहले फ्रांसीसियों को भी निपटा दें? नहीं, ब्रिटिशर्स को ही कर लेते हैं, फिर फ्रांसीसियों को देखेंगे। हम एक बार इनकी कंपनीज को देख लेते हैं फ्रांसीसी तक, फिर जब नेशनल मूवमेंट चले थे ब्रिटिशर्स के, वो अलग देखेंगे हम। तो चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।